टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या फिर मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस बार हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। इससे पहले कि गौरी से आपके सवालों का जवाब लूं, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार क्या खास रहने वाला है हमारे इस टैक्स गुरु में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। आपको देनी होगी कौन कौन सी नई जानकारी और कौन सा फॉर्म आपके लिए है सही। अब आप नहीं छुपा सकेंगे बड़ा ट्रांजैक्शन, क्योंकि नए रूप में आ चुका है फॉर्म 26A। और लॉकडाउन की वजह से वेंडर को देरी से डिलीवर हुआ है सामान, तो कब तक क्लेम कर पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। इस हर बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 तरह के जारी किए गए हैं, लेकिन इस बार कई सारी नई जानकारियां आपको देनी होंगी। गौरी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताएं कि कौन सा फॉर्म किन के लिए सही है और इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्या नई नई जानकारी देनी होगी। साल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सरकार ने जो न्यू फॉर्म्स हैं वो नोटिफाई करे थे और उसमें कोई एडिशनल डिटेल्स उन्होंने मांगी थी, लेकिन बाद में आपको ध्यान होगा वो रोल बैक कर दिए गए थे। अब दोबारा जब ये फॉर्म्स नोटिफाई हुए हैं तो वो चेंजेस वापस लाए हैं इस फॉर्म्स में और साथ ही कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगी गई हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी हाउस के जॉइंट ओनर हैं तो अब आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, आपको कुछ एडिशनल जानकारी देनी होगी, यानी कि अगर आपने अपने करंट अकाउंट में एक या एक से ज़्यादा जितने भी करंट अकाउंट हैं 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट करा है तो आपको उसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी। दूसरी, अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा किसी फॉरेन टूर पे खर्चा है अपने लिए या किसी और के लिए, उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। और साथ ही अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल है तो उसकी जानकारी आपको रिटर्न में देनी होगी। इसके अलावा जो बड़ा बदलाव करा गया है वो ये है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अब जो 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, डिडक्शंस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, उसकी जानकारी हम कैसे सरकार को देंगे, क्या हम उनको दोनों साल में ले सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल आ रहे थे। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स फॉर्म्स में एक अलग कॉलम बनाया है जहां पे आपको अलग से दिखाना होगा कि आपने 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो इन्वेस्टमेंट करी है और आप उसको इस साल में लेना चाहते हैं, वो आपको अलग से दिखाना होगा। तो देखिए, वैसे जो ITR 1 to 7 है उसमें से हम 1 to 4 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 to 4 सबसे कॉमन हमारे टैक्स पेयर्स के लिए सबसे कॉमन रिटर्न्स होंगी। अब इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन कौन सा रिटर्न भर सकता है, बट ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि ITR 1 सिर्फ वो लोग भर सकते हैं जिनकी सैलरी से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और 1 हाउस प्रॉपर्टी है और वो जॉइंट नहीं होनी चाहिए और उनकी इनकम 50 लाख के विद इन होनी चाहिए। जो ITR 2 होती है वो लोग भरते हैं जिनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए जो ITR 1 नहीं भर सकते और उनकी कैपिटल गेन इनकम है या कोई और इनकम है तो वो ITR 2 में आ जाते हैं। ITR 3 वो लोग भरते हैं जिनकी बिजनेस इनकम होती है और ITR 4 प्रिजम्पटिव के लिए सेक्शन बना है जो 44AD, 44AE और 44ADA में हम लोग रिटर्न भरते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन एक जो सबसे अहम बात उन्होंने बताया गौरी ने, जिसका हर टैक्स पेयर्स को ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप अप्रैल मई जून में कोई निवेश करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि पिछले कारोबारी साल में ही इसकी गिनती की जाए तो आपको ये अलग से फॉर्म में एक कॉलम दिया हुआ, वहाँ आपको इसकी जानकारी देनी होगी। चलिए, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते वक्त इन सारी बातों का आप खास ख्याल रखें। फिर भी अगर कोई उलझन हो आप हमें ज़रूर लिखें, हम आपको अगले शो में उन सारे उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से कुलदीप कुमार खंडेलवाल जी। खंडेलवाल जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। बताइए क्या उलझन है आपकी। नमस्कार जी, मुझे मेरी पत्नी की है ना इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। नमस्कार। उसमें 4 तरह की इनकम है। एक तो उनका इंश्योरेंस कमीशन आता है, जो रिन्यूअल कमीशन है वो करीब 10,000 के करीब ही आता है। दूसरा, वो घर पे है ना ट्यूशन लेती है, उससे करीब 1.5 लाख के करीब उनकी इनकम होती है। तीसरा, बैंक और बॉन्ड पे है ना जो इंटरेस्ट आता है वो इनकम है। और चौथा, डिविडेंड इनकम है। तो कौन सा अभी फॉर्म एप्लीकेबल होगा जिसको मैं भरूं?
अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ITR 1 कौन कौन भर सकता है। तो ITR 1 वो लोग नहीं भर सकते जिनकी कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है। तो आपको क्योंकि कमीशन से इनकम भी आ रही है, ट्यूशन फीस भी आ रही है, तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। अब आपको ITR 3 भरनी होगी और उसमें आपको छोटा सा PNL और बैलेंस शीट बना के की सारी जानकारी दिखानी होगी। आपकी जितनी आपने सोर्सेज ऑफ इनकम बताई उन सबके लिए अलग अलग कॉलम आपको ITR 3 में मिल जाएगा। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से असित शाह साहब। असित जी, क्या सवाल है आपके? हाँ जी, मेरा जी, सवाल बताएं, ये था क्या कि सवाल है आपके? मैं एनुअल जो रिटर्न भरता हूँ अराउंड 9 लाख रुपीज के आसपास का रिटर्न भरता हूँ मैं। तो आज तक मैं उसमें हाउसिंग लोन इंटरेस्ट बेनिफिट लेता था, ETC ATD सब क्लेम करता था। अभी मैंने हाउसिंग लोन का प्रीपेमेंट कर दिया है पूरा, और मेरी वाइफ का जो रिटर्न है वो अराउंड 6 लाख रुपीज का कंसल्टेंसी का रिटर्न में भरता हूँ वाइफ का। तो अभी मेरा सवाल ये है कि मैं अगर सेकंड रेजिम में जो नए साल में एप्लीकेबल है इनकम टैक्स का, उसमें स्विच हो जाऊं और वाइफ का, मेरा जो ETC में क्लेम करता था वो मैं वाइफ में क्लेम कर सकता हूँ? सब इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह मेरे नाम पे ही है। देखिए, आपने जितनी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी है उन सब में डिडक्शन आपने अपने नाम पे ली है। आपको इनवॉइस रिसीट जो भी है वो आप ही के नाम पे मिला होगा और पेमेंट भी आप ही ने करी है। तो आपको इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी वाइफ के नाम पे उसको दिखा दें। आपको अगर अपनी वाइफ के नाम पे दिखाना है तो आपको हर जगह उनका नाम दिखाना होगा, वहाँ पे जाके चेंजेस कराने होंगे कि अब इसकी पॉलिसी की जो जाएगी रिटर्न वो इन्हीं के नाम पे जाएगी, डिडक्शन ये लेंगी, आप नहीं लेंगे। तो आपको ये चेंजेस कराने होंगे। जब तक आप ये चेंजेस नहीं करा लेते आप इनको अपनी वाइफ के नाम पे नहीं दिखा सकते, आपको अपने ही नाम पे दिखाना होगा। तो इसी हिसाब से आप अपनी टैक्स रिजीम भी अभी चूज करेंगे। अगर आप चेंजेस करा लेते हैं तो बिल्कुल अपनी वाइफ के नाम पे दिखा दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि असित साहब के सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है अश्विनी जी का। ये जानना चाहते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट यानी फिर दांतों के इलाज पर जो खर्च हुआ है, क्या उस पर हम किसी तरह के छूट ले सकते हैं टैक्स में क्या? जी बिल्कुल। देखिए, सेक्शन 80D कहता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो वो जो भी अपना खर्चा करता है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने इलाज के ऊपर, वो 50,000 तक का क्लेम कर सकता है सेक्शन 80D में। तो अगर ये सीनियर सिटीजन है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो 50,000 तक का जो डेंटल ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ है वो 80D में क्लेम कर पाएंगे। मतलब 2 शर्तें होनी चाहिए, आपको सीनियर सिटीजन होना होगा या फिर आपके पास कोई दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होना होगा। तो अश्विनी जी, इसका ख्याल रखिएगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से सुशील कुमार सहगल जी। सहगल साहब, क्या सवाल है आपके? नमस्कार सर। सर, मेरे एक मित्र ने 35,000 रुपए जमा किया चालान के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक मंडी में। तो चालान में असेसमेंट ईयर में 2020-21 के बजाय उन्होंने 2019-20 लिख दिया गलती से। तो अब हमें जब 26 देखा हमने तो उसमें वो प्रविष्टि नहीं पाई गई। तो क्या अब हम उसको कोविड-19 की वजह से जो चेंज हो गया सिस्टम, जो आगे एक्सटेंड कर दिया डेट उन्होंने, तो क्या मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ 19-20 वाली रिटर्न को, जो कि प्रोसेस हो चुकी है पहले? देखिए, जहाँ तक बात है आपकी चालान की, तो यहाँ पे आपको अपना चालान रिवाइज कराना होगा। आपके चालान में गलती हुई है, असेसमेंट ईयर गलत डल गया है। तो जब आपने चालान भरा था उसको विदिन 7 डेज आप आसानी से बैंक से जाके चेंज करा सकते थे। अब वो 7 दिन मैं मान के चल रही हूँ निकल ही चुके होंगे। तो अब आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करना होगा। यूजुअली हम कहते हैं कि खुद डिपार्टमेंट जाएं, असेसिंग ऑफिसर से मिलें और उनको बताएं कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है, तो वो करेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके राइट्स आपके असेसिंग ऑफिसर के पास ही हैं। तो अब आप उनको मेल से कांटेक्ट करिए, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट जाना ठीक नहीं होगा। तो आपको उनका ईमेल आईडी ऑनलाइन मिल जाएगा। आप उनको ईमेल लिखिए, साथ में अटैचमेंट में अपना चालान आप दिखा दीजिए, साथ में रिटर्न भी दिखा सकते हैं तो रिटर्न भी अटैच कर दीजिए, ताकि वो उसको करेक्ट करके आपका सही चालान आपके सही असेसमेंट ईयर में दिखा दें। चलिए, हमारे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नए फॉर्म 26AS का, जिसके तहत आपको हर ट्रांजैक्शन की देनी होगी जानकारी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।